सियासत। मुंबई में अभिनेता के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा रामदेव के बाद मीनाक्षी लेखी ने भी खोला किंग खान के खिलाफ मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, ब्यास नदी में गिरी कार, 8 लोगों के बह जाने की आशंका, एक व्यक्ति को बचाया, बचाव कार्य जारी। रूसी विमान हादसे पर अमेरिका और ब्रिटेन की रिपोर्ट। कहा गया कि विमान में विस्फोटक रखकर उड़ाया गया। मिस्र ने भी हां में हां मिलाई। आज मोहाली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट। जीत के लिए कोहली की अगुवाई में उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज 5वें और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। अंतिम चरण में राज्य के 9 जिलों के 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अंतिम चरण में सबसे ज्यादा 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चरण में दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में वोट डाले जाएंगे। ये तमाम क्षेत्र मिथिलांचल और सीमांचल में आते हैं। बिल्कुल। और 5वें चरण में दरभंगा की 10 सीटों पर, जबकि मधुबनी में 10 सीटें, सुपौल में 5, सहरसा में 4, मधेपुरा में 4, किशनगंज में 4, अररिया में 6, पूर्णिया में 7, कटिहार की 7 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कुल 827 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं जबकि इस चरण में 1,55,00,000 उम्मीदवार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। बिल्कुल। दरभंगा मधुबनी जिले में विधानसभा की 10-10 सीटें हैं, जबकि पूर्णिया और कटिहार में 7-7 सीटें, अररिया में 6, सुपौल में 5, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज में विधानसभा की 4-4 सीटें हैं। और इस दौर में चुनाव में जेडीयू ने 25, जबकि आरजेडी ने 20, कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। वहीं एनडीए में बीजेपी की तरफ से 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, एलजेपी के 11, हम के 3 और आरएलएसपी के 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बिल्कुल। जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है उनमें 2010 की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो जदयू को 20, भाजपा को 23, राजद को 8, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एक स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार को कामयाबी मिली थी। हालांकि फिलहाल जदयू के कब्जे में 25 सीटें हैं, क्योंकि राजनीति उठापटक में कई विधायक जदयू में शामिल हुए थे। तो बिल्कुल। और सलोनी, सबसे खास बात यह है कि सियासी समीकरण इस बार थोड़ा अलग दिख रहा है। अगर वोटरों के सुबह से ही अगर आप रुझान को देखें और जिस तरह से लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है इन इलाकों में, अगर देखा जाए तो विकास से काफ़ी दूर रहा है ये इलाका। और ये तमाम इलाके, चाहे वो आप दरभंगा या मधुबनी ले लीजिए या फिर किशनगंज, पूर्णिया थोड़ा सा जरूर सीमांचल इलाके में बेहतर स्थिति में है, लेकिन इन इलाकों में विकास की अगर बानगी की भी बात की जाए तो वो भी यहाँ इन इलाकों में नहीं दिखाई देता। और इसीलिए सियासी समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। और जाहिर है इसके लिए तमाम सियासी दल जो है वो यहाँ पर जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। तो 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि लगातार ये देखा गया है कि 5 चरणों में जब भी चुनाव हुए, आज आखिरी और फाइनल चरण है, इसमें नरेंद्र मोदी का सुबह सुबह ट्वीट आ जाता है। ठीक 1 घंटे पहले यानी कि 7 बजे ट्वीट आया नरेंद्र मोदी का। उन्होंने लिखा कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण में सभी मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में मतदान करें। और आइए अब हम पटना चल सकते हैं। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता कुमार गौरव और विनायक प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। विनायक प्रसाद का रुख करते हैं। विनायक, क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? अगर इन इलाकों की बात करें, जो इलाके जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, विकास की बात करें तो यहाँ बहुत, आप भी इससे सहमत होंगे कि इन इलाकों में बहुत कम ध्यान दिया गया है तमाम सरकारों के द्वारा, चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा की बात कर लें या फिर लालू प्रसाद की बात कर लें या खुद नीतीश कुमार की बात कर लें।
देखिए, विकास का एक बड़े खास बानगी है, क्योंकि विकास को लेकर के जो बातें हो रही हैं, जो कथा कहानियां सुनाई जा रही हैं, वो अलग है। क्योंकि अगर आप कोशी में आइए, और कोशी की त्रासदी रही 2008-9 में जो कोशी की विभीषिका आई थी, उसके बाद लाखों लोग बेघर हुए थे, और अभी भी उनके खेतों में आप ये जाएं तो किलोमीटर से ज्यादा, यानी कि हजारों हेक्टेयर में, लाखों हेक्टेयर में अभी तक बालू बिखरा हुआ है। वहां अन्न का उत्पादन नहीं होता। हालांकि वर्ल्ड बैंक आया था, तो वर्ल्ड बैंक भी यहाँ कोशिश किया था कि रिहेबिलिटेट किया जाए, उनका जो रिहेबिलिटेशन वो किया जाए, किसानों को यहाँ तंदुरुस्त किया जाए। लेकिन हालात ये हुई कि अब तो ऐसे आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का फंड था उसका यहाँ पर भारी बारा न्यारा हुआ, और जो रूलिंग गवर्नमेंट रही उसने ही इस फंड का बारा न्यारा किया। तो यानी पैसे भी लौट गए, ये भी कहा जा रहा है कि पैसे जस के तस रखे रह गए। मैं वही जैसे कह रहा हूं आपको कि वहां जैसे कोशी के रिहेबिलिटेशन होना था, वो रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि करोड़ों लोग अभी भी, आप समझिए, वहां पर लोग वहां से माइग्रेट करते हैं, बाहर जाते हैं और अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि अगर आप कोशी में आइए तो ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्बैंकमेंट के बीच में कम से कम 30 लाख की आबादी ऐसी जो कि ट्रैप्ड है, यानी फंसी हुई है। वो आबादी ऐसी है जो कि ना जिंदगी भर बिजली देख पाएगी, ना रेल लाइन देख पाएगी, ना स्कूल देख पाएगी, ना बाजार देख पाएगी। अगर शाम में सूर्य अस्त होता है तो वहां की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। तो ये हालात यहाँ पे हैं। तो 30 लाख की आबादी जो कि सब ह्यूमन कंडीशन में जीती हो, उसके लेकर के, उसके रिहेबिलिटेशन को लेकर के यहाँ जो भी योजनाएं बनी, उन योजनाओं का कुछ भी नहीं हुआ। हालात ऐसे बने कि करप्शन का आलम ऐसा रहा कोशी के इलाकों में कि ये कहा जाने लगा कि यहाँ 3 किस्म के क्रॉप होते हैं, 3 किस्म के फसल होते हैं, रबी, खरीफ और रिलीफ। तो रिलीफ भी एक ऐसा क्रॉप बना दिया गया जो आप हमेशा काट सकते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग सालों भर होती है। यानी जब रिलीफ ऐसा क्रॉप है, इसका जो हार्वेस्टिंग है वो हर जिले में होता है, हर तालुकात में होता है, हर तहसील में होता है। तो कुल मिलाकर के लोगों के हालात वैसे ही हैं। बिल्कुल, काफी उपजाऊ जमीन होने के बावजूद ये स्थिति है वहां की, इसको समझा जा सकता है। अगर बड़े कैनवास पर आप देखें तो ये स्थिति बनती है विनायक की, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन, लोग मेहनती, लेकिन सरकार की तरफ से वो बिल्कुल विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। और तमाम सड़कों की अगर बात करें, उन इलाकों की बात करें, दूरगाम, आप तमाम जगहों पर जाते होंगे विनायक, अभी भी बहुत स्थिति बदली हुई नजर नहीं आ रही होगी आपको। कि हालात वही हैं। अगर आप कहीं कहीं जाएं, कहीं कहीं अगर आपकी नौकरी लगती है कोशी के इलाके में, तो आपको 2 नदियां क्रॉस करके जानी होगी। तो जो कम्युनिकेशन का हालात है वो अपने आप में बहुत ही बेजा है। खास तौर पे अगर आप कोशी की तबाही की बात करिए तो कोशी एक ऐसी नदी है जो कि चाइना के हुआंगहो से इसे कंपेयर करते हैं। माने इसकी जो शोखी है, उस शोखी पर किसी का अंकुश, किसी का कब्जा नहीं रहा। तो उनकी जो कटिंग है वो हमेशा होती रहती है। कई गांव तबाह हो जाते हैं, कभी कोसी के पेट में चले जाते हैं, कभी गांव बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे दशा में जो उनकी खेत है, खेत में बालू बिखरा होता है, अन्न का उत्पादन नहीं होता, जो फसल होना चाहिए वो नहीं होता। और खासतौर पर इस इलाके में जो उद्योग धंधों की बात की गई थी, यानी चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है, कुछ और कैश क्रॉप थे जिनमें कि जूट की बात करिए, चीनी की बात करिए। हालांकि चीनी की मिलें यहाँ नहीं है, चूंकि पूर्णिया के इलाके में बनमनखी में एक शुगर मिल हुआ करता था, उसे भी बंद करा दिया गया। जूट यहाँ बहुत ज्यादा हुआ करता था, जूट का कारोबार बंद करा दिया गया। चाय की खेती यहाँ किशनगंज के इलाके में होती है, टी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगे। तो यानी कुल मिलाकर के किसान अगर कैश क्रॉप की तरफ जाएं तो वहां पर भी सरकार की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली। पढ़ाई लिखाई की बात करिए तो इतना पिछड़ा है कि आप वहां आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ की हालात क्या शिक्षा की है। लोग इस बार उम्मीद से देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया भी कि एक उम्मीद इस बार शायद लोगों के मन में है और इसीलिए वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। आपके पास वापस आएंगे। कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। गौरव, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह की स्थितियां इस समय देश को अगर पूरी बात की जाए बनी हुई हैं, असहिष्णुता का मुद्दा उठाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कुछ तो लालू यादव उस पर ट्वीट करते हैं, और आज खबर यह भी आ रही है गौरव कि अखबारों में मना होने के बावजूद ऐड छापे गए हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल कुछ ऐड जरूर आए हैं, लेकिन हाँ, कल का जो माहौल था, कल जिस तरह के एड्स थे वैसे नहीं है कि बहुत ज्यादा भ्रामक हो और किसी पार्टी को बहुत ज्यादा उसमें टेंशन हो, खासकर विपक्षी दलों को। देखिए, ये जो इलाका है, आप एक तरीके से कह सकते हैं मिथिलांचल और सीमांचल का ये पूरा क्षेत्र है, और यहाँ पे भले ही आम लोगों के लिए ये इलाका फर्टाइल होने के बावजूद फायदेमंद नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये काफी फर्टाइल है। पिछली बार की अगर बात करें तो जेडीयू को यहाँ से 25 सीटें मिली थी, आरजेडी को 7 सीटें थी। इस हिसाब से स्टेक काफी बड़ा है, लेकिन लालू और नीतीश का जो गठबंधन है उसमें बड़ी चुनौती इस वक्त इस इलाके में, खासकर अगर बात की जाए तो एमआईएम के ओवैसी की पार्टी दे रही है, ओवैसी की एमआईएम पार्टी दे रही है, और दूसरी तरफ पप्पू यादव भी कुछ न कुछ इस इलाके में नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है महागठबंधन को। तो इसलिए काफी टेंशन है इलाके में, और कहीं ना कहीं चूंकि यह आखिरी फेज है,
सबों ने पूरी ताकत लगाई है और ये क्षेत्र राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो जो महागठबंधन है उसके लिए ज्यादा फर्टाइल रहा है। तो कोशिश यहाँ पे अभी भी जारी है, बिल्कुल फर्टाइल रहा है, जैसा कि आपने बताया भी, मैनेजमेंट बेहतर किया गया है। जी विनायक भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनायक, बताया जा रहा है कि महागठबंधन को हराने के लिए ये मान रहे हैं सियासी पंडित की रणनीतिक मतदान भी हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलाका महागठबंधन का ही रहा है। सलोनी, दो ऐसे इशू हैं जिस इशू पे सबको तवज्जो करना चाहिए। पहला इशू ये है कि जब पीएम मोदी दरभंगा की रैली में थे तो उन्होंने एक बड़ा खास जिक्र किया था, दरभंगा मॉड्यूल। इनकी स्ट्रैटेजी को देखिए, जब चौथे चरण का मतदान हो रहा था गोपालगंज, सिवान और मोतिहारी और बेतिया के इलाकों में, तो वहां चर्चा ये किया गया था, वहां ये बताया गया था कि पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे अगर महागठबंधन की जीत होती है। ये अमित शाह का बयान आया था। फायदे हुए, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। जो वोटर हैं उनके जहन में फिर से वही पुराने ख्यालात आए थे कि शहाबुद्दीन का खौफ किस कदर उनके जहन में अपनी हुकूमत जमाए हुए था। तो लोग यहां आकर के इनकी बातों में आए, इनका जो वोट पोलराइजेशन है वो वहां हुआ। उसके बाद के दो इश्यू ऐसे हैं, दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा की गई। कहा यह गया कि जब आतंकियों का पनागार ये बिहार की हुकूमत बन गई थी तो दरभंगा मॉड्यूल आतंकियों के लिए खास मॉड्यूल के नाम से जाना जाने लगा था। ये दरभंगा मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल था, आपको याद होगा कि दरभंगा और उसके आसपास के इलाकों में 12 से 14 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। एनआईए लगातार यहां कैंप की हुई रहती थी और जब एक महिला आईपीएस अधिकारी शोभा होटकर जांच करते करते महागठबंधन के एक बड़े नेता तक उन्होंने दस्तक दे दिया, तो नतीजा यह हो गया कि शोभा आहूटकर का यहां से तबादला हो गया। यह पीएम मोदी का स्पीच है, यह बीजेपी का इश्यू है। एक पहला इश्यू जो कि मिथिलांचल को प्रभावित करने जा रहा है, दरभंगा मॉड्यूल। दूसरा बीफ एक बहुत ही कारगर इश्यू है, क्योंकि किशनगंज का जो इलाका है जहां से कि बांग्लादेश में हजारों लाखों गायों को भेजा जाता है, क्योंकि जो सीमा है, सीमा बड़ा पोरस है, बड़े आसानी से लोग उस इलाके में चले जाते हैं और उस इलाके से लोग इस इलाके में आ जाते हैं, यानी बांग्लादेश से लोग यहां आ जाते हैं। किशनगंज के इलाके में जाइए तो जो बॉर्डरिंग इलाका है वहां लाखों की तादाद में बांग्लादेशी रहते हैं, उनके घर खास किस्म के बने होते हैं। तो ये जो इंतजाम है बीफ को लेकर के जो इश्यू है, ये इश्यू बहुत ही कारगर होने जा रहा है, क्योंकि लाखों गायें रोज वहां कट जाती हैं बांग्लादेश जाकर के, ये भी कहा जा रहा है। और कई दफे ऐसा भी हुआ है कि स्मगल जो होता है, जो स्मगल किए जाते हैं गाय और भैंसें यहां से, तो उन्हें भी कई दफे पकड़ा गया है। तो यानी एक बड़ा इश्यू है किशनगंज का इलाका, जहां पर कि गाय को भेजा जाता है, हजारों की तादाद में गायें रोज वहां जाती हैं। बात की यहाँ पर एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा विनायक की, बांग्लादेश मुसलमान जो हैं वो पूरे सीमांचल इलाके में बहुत ज्यादा हावी हैं। अगर उनकी बात हम करें, उनके पास बाकायदा इंडियन वोटर कार्ड है और वो मताधिकार का प्रयोग भी करते हैं और वोट बैंक की राजनीति भी वहां खूब चमकती है। अगर राजनीतिक दलों की बात करें, कितना प्रभाव छोड़ते हुए वो मतदाता आपको नजर आते हैं यहाँ पर? देखिए, जहां तक उनकी तादाद का सवाल है तो वो पोल प्रोसेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने की हालत में नहीं। हाँ, यह है कि उनकी संख्या है, लेकिन इस दफे जिस तरह से माइनॉरिटी के वोट पे कब्जा जमाने की जो कोशिश की जा रही है ओवैसी आ गए। ओवैसी ने 6 सीटों पे अपने प्रत्याशी को खड़ा करा दिया। एक लोकल फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करेगा, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, तारिक अनवर हैं कटिहार से, तो उनका भी एक लोकल इन्फ्लुएंस है, वो भी माइनॉरिटी वोट पे कुछ न कुछ उनका प्रभाव रहेगा। ओबीसी और एबीसी की बात करिए, यादव वोटों का बात करिए, तो पप्पू यादव भले ही छोटे कद के जरूर दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कि उनका क्षेत्राधिकार है, जहां पर उनका प्रभाव है। तो ऐसे दशा में ये जो 3 बड़ा तबका है वोट का, जो कि महागठबंधन के लिए एक महफूज वोट बैंक के तौर पर जाना जाता है, इसमें बड़ी सेंधमारी है तारिक अनवर, ओवैसी और पप्पू यादव का। एक बड़ा फैक्टर है जो कि लोकल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये फायदे सीधे तौर पे एनडीए को होता दिख रहा है। उसके बाद बीफ का इश्यू है, लाखों गायें रोज कट जाती हैं जाके बांग्लादेश में, उस पे इन्होंने अपनी आवाज खड़ी की, आवाज बुलंद की है, इश्तहार लाया गया। ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन में ये तमाम शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन ये बात की कार्रवाइयां हैं। अभी जो फिलहाल जो वोटर के जहन में ये सवाल है कि अब उनकी गायें नहीं कटेंगी, तो एक ऐसा इशू है, एक ऐसा इशू। और सबसे बड़ी बात सवाल किया गया था कि आपने बात की, तो गौरव ये सवाल जरूर जहन में आता है कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सत्ता को बनाने में कामयाब हो जाएं और उन्हें पप्पू यादव जैसे लोगों की जरूरत पड़े। देखिए, जाहिर तौर पे पप्पू यादव शुरू से ही, जब से उन्हें आरजेडी से आप कह सकते हैं कि निकाला गया, उसके बाद से ही लगातार ये खबरें आई थी कि बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। उनके चुनाव का जो खर्चा था और बहुत सारी जो चीजें थी, जो उनको चीजें चाहिए थी, वो सारा बीजेपी की तरफ से हो रहा था। तो एक बिहार में ये भी चर्चा है, इस क्षेत्र में ठीक है पप्पू यादव इंपैक्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में ये भी बात है कि ये बीजेपी के लिए खेल रहे हैं। महागठबंधन ने इस बात को लोगों के अंदर, जो वहाँ के वोटर्स हैं उनके अंदर, खासकर जो खास वोट बैंक है उनके अंदर डालने में सफलता पाई है। लोगों को ये बताया है कि ये कहीं ना कहीं बी टीम के रूप में, बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ,
ये बात जरूर है, जैसा कि विनायक जी ने ओवैसी की बात की, पप्पू यादव की बात की, तारिक अनवर की बात की, तो जो एक महागठबंधन का वोट बैंक था उसमें सेंध लग रहा है। और बीजेपी, जैसे कि अमित शाह ने पाकिस्तान में पटाखा छूटने की बात कही, नरेंद्र मोदी ने दरभंगा मॉड्यूल की बात कही, तो पोलराइज करने में सफल रहे हैं बीजेपी के लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर देखिए, अगर आप मिथिलांचल में जाए तो वहां सवर्ण वोटर्स की पकड़ है और उसे कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो बीजेपी के वोट बैंक है। मिथिलांचल में बिल्कुल गौरव, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी अब जुड़ने वाला है। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेने हम, लेकिन जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। गौरव, आपके पास भी आएंगे वापस। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वोलिनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई, तू बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। पाटलिपुत्र की जंग, फाइनल वर्डिक्ट। बिहार चुनाव पर लाइव इंडिया का एक्सक्लूसिव महा एग्जिट पोल, 100 घंटे लगातार कवरेज, शाम 5 बजे से लगातार। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। पाटलिपुत्र की जंग देख रहे हैं आप और 9 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं इस वक्त। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए 2 वरिष्ठ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ। अनुराग वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा हमारे साथ नीलाभ मिश्रा जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों से हम चर्चा जारी रखेंगे। सलोनी, बिल्कुल नीलाभ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको काफी अच्छी जानकारी है बिहार की और आप वहां से और ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो ये महागठबंधन की सीटें मानी जाती हैं, जो 57 सीटें हैं, सीमांचल का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर कोई होप नहीं, बस खेल बिगाड़ने के लिए पप्पू यादव और ओवैसी हैं, जिसके लिए रणनीतिक मतदान होने की बात कही जा रही है। क्या ये वाकई रणनीतिक मतदान की प्लानिंग बनी हुई है बीजेपी की तरफ से? है, लेकिन वो उसका फायदा बीजेपी को अगर कुछ होगा तो मिथिलांचल में ही होने की संभावना है। जो कोशी और सीमांचल का क्षेत्र है उसमें कम फायदा होने की संभावना है। सीमांचल में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सीमांचल की जो 24 सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल हैं और बीजेपी उनका विश्वास जीतने में असफल रही है। और वहाँ अगर ओवैसी एक आध सीटें ले जाएं तो ले जाएं, और एक आध कहीं मत विभाजन में शायद भाजपा निकाल ले या एनडीए निकाल ले, लेकिन इसके अलावा वहां और कोई गुंजाइश नहीं है। तो बीजेपी के लिए गिनती सीमांचल के बाहर ही शुरू होगी, वह कोशी अंचल में और मिथिलांचल में। कोशी में भी वो यादव बहुल इलाका है और बीजेपी पप्पू यादव पर भरोसा कर रही है, लेकिन पप्पू यादव प्रचार के दौरान ऐसा कुछ दिखा नहीं कि पप्पू यादव कोई ज्यादा वहां बढ़त बना पा रहे हों। विभाजन में फिर वैसे ही बात है कि बीजेपी कुछ सीटें निकाल सकती है। हाँ, मिथिलांचल में जरूर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। अब वहां जो भी उम्मीद है बीजेपी को, तो वो सीमांचल के बाहर की जो 33 सीटें हैं और उनमें खास करके अगर कोशी अंचल हटा दें तो फिर जो मिथिलांचल की सीटें हैं उनमें बीजेपी सीधी लड़ाई में है और वहां
कुछ कर ले तो कर ले। बिल्कुल अनुराग जी, मिथिलांचल की बात नीलाभ जी ने यहाँ पर यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा आपसे कि मिथिलांचल की जो सीटें हैं उनके बारे में ये भी आम लोगों में ये राय है कि ये जो पटना में जो कुछ होता है उससे बहुत अलग यहाँ पर मतदान देखने को मिलता है और अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन क्या इस बार युवा वोटर प्रभावित करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, युवा वोटर की अगर बात करी जाए तो युवा वोटर इस पूरे पिछले 2-3 साल के अगर आप उस पर नज़र डालें तो युवा वोटर ने काफ़ी हद तक एक नई दिशा दी है भारतीय राजनीति को। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो युवा वोटरों को ही लुभाने के चक्कर में लगे रहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो और इस बार चाहे नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, वो सारे वो हथकंडे अपना रहे हैं जो युवा वोटर्स को कहीं ना कहीं रिझाते हैं। तो जो ये जो 8-10% जो ऐड हो रहा है वो मोस्टली युवा वर्ग है और कुछ हद तक महिलाएं हैं। तो वो किस तरफ जाती हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो भाजपा के पक्ष में जाती हैं तो जैसे नीलाभ जी कह रहे थे कि ये ओवैसी की MIM कुछ वोट काटने की उसमें पोजीशन में है, तो अगर कहीं होता है तो हो सकता है एनडीए की 2-4 सीटों पे कुछ संभावनाएं बन जाएं। पिछली बार नीलाभ जी हमने देखा कि वोटिंग प्रतिशत में इजाफा हुआ है और उम्मीद आज भी की जा रही है, जिस तरह से कैंपेनिंग हो रही है और लगातार चुनाव आयोग और तमाम सेलिब्रिटीज को हम देख रहे हैं कि वो लगातार कह रहे हैं कि आप वोट डालने जरूर जाएं और मतदान केंद्रों से जो भी अभी तक उत्साहवर्धक परिणाम मिलते हुए नजर भी आ रहे हैं। ऐसा क्यों देखा गया है लोकसभा चुनाव के बाद से कि बीजेपी ये मानकर चलती है कि अगर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है तो उसे फायदा होता है? ऐसा क्यों मानती है बीजेपी? देखिए, यह मानना तो बीजेपी का दिल्ली विधानसभा के चुनाव में गलत साबित हो गया। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज में अभूतपूर्व इजाफा हुआ, लेकिन वह आम आदमी के पक्ष में गया। दरअसल जब वोटिंग प्रतिशत में बेहद ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो उसका मतलब ये होता है कि मतदाता एक तरफा मानस बना कर निकला है। अच्छा, लेकिन वह एक तरफा मानस किसके लिए बनाकर निकला है यह नतीजों के बाद ही पता चलता है। जैसा हम देख चुके, लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी के पक्ष में गया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में वह बीजेपी के खिलाफ गया। अब बिहार में जो मतदान का प्रतिशत है इस बार वह अभूतपूर्व नहीं है, मतलब वह नॉर्मल बढ़ोतरी के रेंज में है जितनी हर चुनाव के साथ बढ़ोतरी हो रही है। 3-4% बढ़ोतरी के रेंज में, ऐसा नहीं कि कोई 10% इजाफा हो गया हो जी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मतदाता कोई जम करके एक आंदोलन की शक्ल में बाहर निकला। दिल्ली में वो एक आंदोलन की शक्ल में बाहर निकला था आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। बिहार में वह आंदोलन की शक्ल में बाहर नहीं निकला है। और कुछ जगहों पे जैसे आप देख लीजिए पटना जैसे है, पटना की सीटों पर तो मतदान का प्रतिशत 47-48%, वो कोई मतदान का वो कोई प्रतिशत है जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसका मतलब है कि शायद भाजपा का जो पारंपरिक मतदाता है पटना का, वह इतना उत्साहित नहीं हो सका कि वह निकले वोट डालने के लिए। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा का जो वो वहाँ एंगल रहा थोड़ा सा कि उस क्षेत्र में जो है मतदाताओं ने थोड़ा सा उत्साह कम दिखाया। चलिए, ये जो बात आपने बोली है कि लगातार युवाओं की भी बात हो रही थी और एंगल भी आ गया शत्रुघ्न सिन्हा का। नरेंद्र मोदी देखा गया नीलाभ जी हर चरण में ट्वीट जरूर करते हैं सुबह सुबह। आज भी उनका ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा है कि आज बिहार चुनाव के 5वें और अंतिम चरण में सभी मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में मतदान करें। वहीं अगर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव ने कल इतना धुआंधार ट्वीट किया, मैं जिक्र बिल्कुल करना चाहूंगी क्योंकि काफी धुआंधार ट्वीट था, एकदम बीजेपी के एंटी। और इस तरह का उन्होंने बोला कि भाजपा में जो जितना ओछा वो उतना ऊंचा। इस तरह की बयानबाजी लालू प्रसाद यादव ने फिर ट्विटर पे की, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया नरेंद्र मोदी की तरफ से। क्या थोड़ी सी हताशा है, थोड़ा एक फीलिंग आ गई है बीजेपी को, क्योंकि कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन। और बीजेपी में थोड़ा वो जैसे जिसको कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, अपने वो उंगलियां एकदम जमा के बैठे हुए हैं कि पता नहीं और किसी शायद चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज अगर देखिए तो बीजेपी के, या बीजेपी न कहें, मोदी समर्थक जैसे सुरजीत भल्ला हैं, तो वो मोदी समर्थक माने जाते हैं और वो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी हस्ती हैं और अर्थशास्त्री भी। मोदी नॉमिक्स जिसको कहते हैं वो उसके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। और उन्होंने आज लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने लिखा है कि अगर 80 सीटें एनडीए को आ जाए तो बहुत हैं।
वैसे वो 175 महागठबंधन को दे रहे हैं और 60 एनडीए को दे रहे हैं। हो सकता है यह अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह दिखा रहा है कि अब जो मोदी समर्थक जो लोग हैं, भाजपा के समर्थक जो लोग हैं, वह वैसे आश्वस्त और आत्मविश्वासी नहीं नजर आ रहे जैसे चुनाव अभियान के शुरू में आ रहे थे। अब हालांकि यह भी नहीं कह सकते कि एकदम से, क्योंकि जब तक नतीजे आ नहीं जाते हैं तो मतदाता, आजकल का मतदाता बहुत चालाक है, वह मन में क्या सोचता है और बोलता क्या है बाहर, इसमें बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन हाँ, एक इबारत जैसी दिख रही है कि जिस इबारत में बीजेपी की वही स्थिति नहीं है। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं और हमारे साथ एक और वरिष्ठ मेहमान शंभुनाथ जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। पाटलिपुत्र की जंग, फाइनल वर्डिक्ट। लाइव इंडिया का सबसे विश्वसनीय कवरेज। स्टूडियो में सबसे बड़ा पैनल, 243 सीटों के सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। हमारी इस खबर में मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। पाटलिपुत्र की जंग, फाइनल वर्डिक्ट। बिहार चुनाव पर लाइव इंडिया का एक्सक्लूसिव महा एग्जिट पोल। 100 घंटे लगातार कवरेज, शाम 5 बजे से लगातार। नमस्कार, मैं हूं आमोद राय, बिहार में आपका स्वागत है। मोर्चा एक पार्टी है जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम हुआ और काम करेंगे। आपका का समर्थन होता है तो क्या विकास फिरौती का चर्चा किया, बिहार में लूट अपहरण हो रहे हैं, चर्चा किया। सवाल होता है और नेताजी का जवाब होता है। बिहार में आज है फाइनल राउंड। 9 जिलों के 57 सीटों पर मतदान। इस बार के दौर में सीमांचल का वो इलाका जहां एमआईएम के 6 उम्मीदवार भी मैदान में। आज पीएम मोदी करेंगे गोल्ड स्कीम की शुरुआत। पहली बार भारत में बने सोने के सिक्के भी किए जाएंगे जारी। नरेंद्र मोदी आज जाएंगे हरियाणा के सोनीपत, रखेंगे 3 हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला। केंद्र के 8 मंत्री भी होंगे समारोह में शामिल।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे पंजाब के फरीदकोट। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के बाद अब भड़की हिंसा में मारे गए लड़कों के परिजन से करेंगे मुलाकात। शाहरुख मामले पर